हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में। तो रूसो के मेन आइडियाज़ क्या क्या है। तो पहली बात तो ये कि रूसो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, फिर फ्रांस चले जाते हैं, फिर दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे। इनका मेन आइडिया जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो है जनरल विल का आइडिया। ओके। इसके अलावा इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की। इसके अलावा इन्होंने बात की बैक टू नेचर की बात की इन्होंने, कि इन्होंने कहा कि जो आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इससे हमारी मोरालिटी, एथिक्स हमारे डेवलप नहीं हो रहे, बल्कि और ज़्यादा आप कह लो कि इनका नुकसान हो रहा है। ठीक है। सो एथिकली हम डेवलप नहीं हो रहे। ठीक है। ये इन्होंने कहा कि बैक टू नेचर की जो नेचुरल लाइफ थी वही अच्छी थी। पेस्टोलिज्म की तरफ जाने की इन्होंने बात की। इसके अलावा इनको, आपको पता है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। होब्स, लॉक, रूसो तीनों कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात भी करते हैं। तो ये इनके कुछ मेन आइडियाज़ हैं, इन्हीं को डिटेल में समझेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये फ्रेंच पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और फिलोसोफर है। फ्रेंच क्यों, आप कहोगे कि सर आपने कहा कि ये स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए लेकिन बाद में फ्रांस चले गए थे, तो इनकी आप कह लो कि इन्होंने फ्रांस में ही अपने सारे जो आइडियाज़ को पब्लिश करवाया, लिखा पढ़ा वहीं पे हुआ, इसीलिए इन्हें फ्रेंच फिलोसोफर कहा गया। इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है किसके ऊपर? फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो उस टाइम पे चल रहा था उसके ऊपर। तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। फ्रांस में इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी। ओके, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी। कई बार तभी इन्हें सोशलिस्ट थिंकर भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कई बार इन्हें इसीलिए भी सोशलिस्ट थिंकर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न थे अबाउट इनइक्वालिटी। तो ये इक्वालिटी की बात करते, तो इसलिए इन्हें सोशलिस्ट भी कहा गया। इक्वालिटी की इन्होंने बात की। ओके, अच्छे से समझना। तो इनके जो पूरे आइडियाज़ हैं, सारे वर्क्स हैं, इनकी बुक्स है, इनका थॉट है, वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि सोसाइटी किस तरीके से ओवर द टाइम इवॉल्व नहीं हुई है। मतलब एक पॉजिटिव वे में इवॉल्व नहीं हुई है, एक नेगेटिव वे में इवॉल्व हुई है। ठीक है। अब समझने की कोशिश करो कि धीरे 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 हम स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकले। हमने फैमिली बनाई, सोसाइटी बनाई, स्टेट बनाया। तो हमें इवॉल्व होना चाहिए था हर एक चीज़ में, यानी कि हमारी हैप्पीनेस भी बढ़नी चाहिए थी, जो हमारे अंदर की मोरालिटी है वो बढ़नी चाहिए थी, हमारी लाइफ हम और ज़्यादा एथिक्स को फॉलो करते, नैतिकता को फॉलो करते, हमारे सबके पास राइट होते, फ्रीडम होती। ये सारी चीज़ें भी इवॉल्व करनी चाहिए थी ना। वो कह रहे ये इवॉल्व नहीं की है, बल्कि कई सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में थी, आज वो नहीं है। सोसाइटी को अलग तरीके से इवॉल्व होना था। ये इनके सारे आइडियाज़ का ये क्रक्स है कि सोसाइटी गलत तरीके से इवॉल्व हुई है, इसीलिए उसमें इनइक्वालिटी आ गई है, एथिक्स नहीं है, राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है, इसी वजह से। और ये देखना, ये कहते हैं, इनका देखो मेन पॉइंट यही है कि सोसाइटी में जो आज के टाइम पे चीज़ें हैं, चाहे आज का आर्ट्स कह लो, आज का लिटरेचर कह लो, आज का साइंस कह लो, टेक्नोलॉजी कह लो, कैपिटलिज्म, जो भी चीज़ें हमने डेवलप की है, उन सभी ने हमारे अंदर के जो एथिक्स है, मोरालिटी, उसे ख़त्म कर दिया है। तो इसीलिए हमें दोबारा से स्टेट ऑफ नेचर की तरफ जाना है। तो इनका बर्थ हुआ 1712 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये एनलाइटनमेंट के क्रिटिक है, एनलाइटनमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, जो भी चीज़ें डेवलप हुई हैं, किसी ने हमारे अंदर मोरालिटी, एथिक्स को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि कम किया है। तो इसीलिए एनलाइटनमेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इन्होंने हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने सोसाइटी को, साइंस को, रीज़न को, हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि साइंस और रीज़न के साथ सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी, ह्यूमन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम तो दिन पे दिन बढ़ रही हैं। ठीक है। यहीं पे वो कहते हैं
कि मैन स्टेट ऑफ नेचर में बहुत अच्छा था, आज दुखी है। वो कहते हैं कि मैन इज नेचुरली गुड बट सोसाइटी करप्टेड हिम, और करप्टेड बाय सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि मैन पहले बहुत सही था। वही चीज बार बार आएगी, मोरालिटी उसके अंदर, नैतिकता थी, हमदर्दी थी, लेकिन सोसाइटी ने सारी चीज करप्ट कर दी। ठीक है, मैन इज नेचुरली गुड बट सोसाइटी, बट करप्टेड बाय सोसाइटी। साइंस एंड रीजन डू नॉट मेक मैन गुड बट करप्ट हिम, टेक्स हिज गुडनेस एंड नेचुरल इनोसेंट अवे। तो ये सारी चीजें हमसे ले लेती है। तो इसी तरीके से एक आप कह लो कि उस टाइम पे ऐसे कंपटीशन हो रहा था, ऐसे कंपटीशन हो रहा था कहाँ पे, वहीं पे फ्रांस में। ठीक है, एक मिनट ब्लू ले लेते हैं। वहाँ पे एक ऐसे कंपटीशन हो रहा था, तो रूसो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस ऐसे कंपटीशन में। वहाँ पे जो ऐसे लिखते हैं रूसो, वो क्या था, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स। मतलब आप कह लो कि ये जो पूरा का पूरा कंपटीशन था, इस कंपटीशन का यही मेन आइडिया था कि साइंस और आर्ट्स से सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। इस पूरे कंपटीशन का क्या पर्पस था, मतलब ये थीम था कि सबको लिखना था कि साइंस और आर्ट्स से हमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए इनका ये जो फर्स्ट ऐसे है, इसका नाम है डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स, क्योंकि साइंस और आर्ट के ऊपर ही ये कंपटीशन था। यहाँ मैंने अलग से लिख के रखा है, 1750 में ऐसे कंपटीशन होता है, जो किसने करवाया था, अकेडमी ऑफ डिजॉन ने। ठीक है, अकेडमी ऑफ डिजॉन ने करवाया था 1750 में। ठीक है, याद रखना है 1750 में। रूसो ने ऐसे क्या लिखा, अ डिस्कोर्स ऑन दी साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, और इसी में उन्होंने लिखा था कि साइंस और आर्ट्स की वजह से हमारी सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। इसके बाद 4 साल के बाद फिर से कंपटीशन होता है 1754 में। यहाँ पे फिर वो अपने आइडिया फिर से प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लिखते हैं। उसका नाम क्या था, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। ठीक है, सेकंड डिस्कोर्स, मतलब इसका नाम था सेकंड डिस्कोर्स या फिर डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। इन्होंने फिर से लिखा इससे, पहले लिखा डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, फिर लिखा डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, फिर इसको बुक के फॉर्म में पब्लिश करवाया। तो 1750 में क्या हुआ, सबसे पहले कंपटीशन हुआ, साइंस और आर्ट्स के बारे में लिखा। फिर 17 आप कह लो 54, 4 साल के बाद फिर से कंपटीशन हुआ, फिर डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी लिखा। तो पहले किसके ऊपर, साइंस एंड आर्ट्स के ऊपर, फिर इनइक्वालिटी के ऊपर। फिर 62 में इनकी बहुत फेमस बुक आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो पहले की दोनों बुक्स है ना, यही साइंस एंड आर्ट्स वाली डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स एंड 54 वाली डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, इन दोनों में उन्होंने बताया कि किस तरीके से साइंस और रीज़न ने करप्ट किया है ह्यूमन बीइंग को। ये तीसरी बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की ये जो बुक है, इसमें इन्होंने बताया कि इसका सल्यूशन क्या है। तो तीनों बुक्स अभी आपको याद रहेंगी। 50 में लिखा साइंस एंड आर्ट्स के बारे में, 54 में लिखा इनइक्वालिटी के बारे में, फिर 64 में जाके लिखा, मतलब पहली दो बुक्स में लिखा प्रॉब्लम क्या है, तीसरी बुक में लिखा कि सोल्यूशन क्या है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके हमें स्टेट ऑफ नेचर में दोबारा जाना है। आगे देखे क्या होता है। चलो, तो मतलब मेन इनके आइडियाज इसी चीज के ऊपर है, एनलाइटनमेंट एंड रीजन के ऊपर। रूसो ने अटैक किया एनलाइटनमेंट को, वो प्राइज विनिंग, वो सारी चीज़ें पता चल गई। और ये जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन था, इसका नाम क्या था, इसमें मतलब क्वेश्चन क्या रखा गया था, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मोरालिटी। समझ गए ना, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे अंदर की मोरालिटी इससे करप्ट हुई है या प्योरीफाई हुई है साइंस और आर्ट्स की वजह से। यही पूरा का पूरा थीम था जिसके ऊपर लिखना था। रूसो ने कहा कि इससे कोई भी हमें फायदा नहीं हुआ है, ब्रिंगिंग मोरालिटी रून अपॉन अस, बल्कि खत्म हो रही है। ठीक है, ये लिखते हैं, द आर्ट्स ऑफ सिविलाइज सोसाइटी सर्व्ड ओनली टू कास्ट गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स ओवर द चेन्स मैन बोर। ये मैं आपको लाइन समझाऊंगा अभी। वो कहते हैं कि सोसाइटी, कल्चर, हर एक चीज़ बन गई, आप तो खुश हो कि सब कुछ अच्छा है। पहले तो जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे। वो कह रहे हैं कि वही ज़िंदगी अच्छी थी, आपको अभी देखने को सब कुछ अच्छा लग रहा है, अदरवाइज आपकी लाइफ अभी उतनी अच्छी नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन हैड नॉट मेड मैन ईदर हैप्पियर और मोर वर्चुअस। ना हम वर्चुअस बने हैं, ना हम हैप्पियर बने हैं,
हम बल्कि और दुखी हैं। वर्च्यू वॉज पॉसिबल इन अ सिंपल सोसाइटी। जब हम सिंपल सोसाइटी में रहते थे हर एक चीज़ पॉसिबल थी, हर एक चीज़ अच्छी थी। लेकिन आज के टाइम पे हर एक चीज़ क्या है, हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ओके, अभी ये समझो, ये कास्ट गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स ओवर द चेन्स मैन बोर, ये समझो ये लाइन उन्होंने क्या कही, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसी लाइन पूछी जाती है ना। रूसो बिलीव दैट सो कॉल्ड प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन सच एज दी डेवलपमेंट ऑफ, हमने आर्ट्स डेवलप किया, कल्चर, सोसाइटी, साइंस, कई सारी चीज़ें डेवलप की, डिड नॉट ट्रूली मेक पीपल फ्री, हमें इससे फ्रीडम नहीं मिली है, ये हमारी लाइफ इम्प्रूव नहीं हुई है, या फिर हमारा मॉरल कैरेक्टर इम्प्रूव नहीं हुआ है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, इंस्टेड ही आर्ग्यूज दैट दीज थिंग्स ओनली हेल्प टू, इन चीज़ों का सिर्फ इतना काम है कि इन्होंने कवर अप किया है या डिस्गाइज किया है द ऑपरेशन एंड इन इक्वालिटी इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जो बुरी बुरी चीज़ें हैं ना, उनको इन्होंने बस ढक दिया है। यहाँ पे समझो, यही कास्ट गार्लैंड वाली बात। ठीक है, रूसो मैन डेड वाइल्ड सिविलाइजेशन अपीयर्ड ब्यूटीफुल एंड रिफाइंड, सिविलाइजेशन हमें बहुत देखने को अच्छी लगती है यार, आज के टाइम पे कितने राइट हैं, कितने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या बन गया, ये सरफेस पे हमें ऐसा दिखता है। लेकिन एक्चुअलिटी ये है, ये हाइड कर लेती है फैक्ट दैट पीपल वर स्टिल कंट्रोल्ड, रिस्ट्रिक्टेड एंड एनस्लेव्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, कि आज भी हमें कंट्रोल किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एनस्लेव किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। ये चीज़ इस सोसाइटी ने, मतलब ये जो सारा आप कह लो कि सिस्टम है, वो इसको हाइड करके रखता है। इसीलिए वो कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम एंड वर्च्यू वर फाउंड इन सिंपलर मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ, वहीं पे अच्छी ट्रू फ्रीडम थी, वर्चुअस लाइफ थी। ये आज के टाइम पे आर्टिफिशियल अचीवमेंट है सिविलाइजेशन की, इसकी कोई मायने नहीं है। आगे क्या है, तो 3 बुक्स के नाम आपको याद है ना, यही जरूरी चीज़ें हैं। और ये कोटेशन वगैरह 1750 में कौन सी है, वही इन्होंने कंपटीशन में लिखा, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, कि नहीं। उसके बाद 1754 में दोबारा हुआ, उसमें क्या लिखा, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, इन दोनों में प्रॉब्लम्स बताई। और तीसरी लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1764 में, इसमें उन्होंने सोल्यूशन बताया। यही चीज़ें हुई ना अभी तक बात। उसके बाद वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस वॉज डेंजरस बिकॉज इट अंडरमाइंड रेवरेंस, जो हमारे अंदर प्यार, दूसरे के प्रति संदेह, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी इंटेलिजेंस ने। ठीक है, साइंस वॉज डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट टेक्स अवे फेथ, साइंस के बाद आज के टाइम पे आप देखो कि जब से साइंस आई है, लोगों के अंदर जो फेथ है एक दूसरे के प्रति, भगवान के प्रति, या जिसे आप नहीं जान सकते उसके प्रति, वो फेथ आपके अंदर ख़त्म हो गया है। अभी आप हर एक चीज़ का जवाब खुद से ढूंढने की कोशिश करते हो साइंस की बुक्स में, मतलब आपके अंदर का जो विश्वास था ईश्वर के प्रति या जिसे आप नहीं जान सकते, वो ख़त्म हो गया। रीज़न वॉज बैड बिकॉज इट स्टेप्स प्रूडेंस अगेंस्ट मॉरल इंट्यूशन, अभी हम भागते हैं सफलता के पीछे, नैतिकता के पीछे कोई नहीं भागता। आज के टाइम पे तो हर एक, जिसे कहते हैं ना कि हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, अच्छाई के पीछे कोई भी नहीं। आज से 50 साल पहले फिर लोग ऐसी चीज़ें सोचते होंगे। विदाउट रेवरेंस, फेथ एंड मॉरल इंट्यूशन देयर इज नाइदर कैरेक्टर नॉर सोसाइटी, ना कोई कैरेक्टर है ना सोसाइटी है, सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब ये आर्टिफिशियल लाइफ ने आपके अंदर का जो इंसान है उसे खत्म कर दिया। लेकिन वो कहते हैं इन द स्टेट ऑफ नेचर विच इज कंडीशन प्रायर टू द एमरजेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से पहले मैन वॉज नोबल सैवेज, ये वाली चीज़ें लिखने की होती हैं कि नोबल सैवेज किसने कहा। ठीक है, ओके, लिव्ड इन आइसोलेटेड एंड हैड अ फ्यू एलिमेंट्री इजिली अपीज नीड्स, बस उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें थी, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। वो नोबल था, सैवेज था लेकिन नोबल था, मतलब अच्छा इंसान था, चाहे जंगली ही था। तो उस टाइम पे इट वॉज नाइदर, मतलब स्टेट ऑफ नेचर में नाइदर अ कंडीशन ऑफ प्लेंटी नॉर स्केरसिटी, ना ही ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें, ना ही स्केरसिटी थी कि कमी थी। हर एक जानवर को अपना अपना खाना मिल जाता है, आपने देखा होगा। नाइदर देर वॉज कॉन्फ्लिक्ट नॉर कोऑपरेटिव लिविंग, ना लोग कोऑपरेट करते थे लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था।
अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोऑपरेट नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था, अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा था हर एक इंसान। देयर वॉज नो लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी साइंस की, आर्ट की। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन थी कि इंसान हैप्पी भी नहीं था, अनहैप्पी भी नहीं था। हैड नो कंसेप्शन ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, वर्च्यू वाइस, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं था, बस इंसान था। लेकिन फिर भी वो, मेरे ख्याल से वो कहना चाहते हैं कि सेटिस्फाइड था। ठीक है, द नोबल सैवेज वॉज गाइडेड नॉट बाय रीजन बट बाय टू इंस्टिंक्ट। उसके अंदर दो इंस्टिंक्ट होती थी, क्योंकि रीजन और लैंग्वेज कुछ भी नहीं था ना, बस उसके अंदर दो इंस्टिंक्ट होती थी, प्रवृत्ति उसकी। एक तो सेल्फ लव, अपने आप को वो प्यार करता था। दूसरा सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब इसी के साथ है कि वो अपने आप को प्यार करता था, अपने आप को हमेशा सर्वाइवल की, जिसे कहते हैं सर्वाइव करने की कोशिश करता था। दूसरा था सिंपथी, ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट, वो सिंपथी भी रखता था दूसरे के प्रति, ये बड़ी चीज थी। तो क्या था यहाँ पे, इंसान के पास दो इंस्टिंक्ट थे। कहाँ पे, स्टेट ऑफ नेचर कह लो यहाँ पे। एक तो था सेल्फ लव, दूसरा था सिंपथी। तो ये चीजें आपने ध्यान देनी है। द स्टेट ऑफ नेचर विच वॉज वन ऑफ इनोसेंस डिड नॉट लास्ट फॉर एवर, लेकिन हमेशा नहीं चलता रहा। इन कोर्स ऑफ टाइम द नोबल सैवेज हु लिव्ड इन आइसोलेशन डिस्कवर्ड द यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ लेबर। यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे उसने फिर प्रॉपर्टी को, और सबसे पहले प्रॉपर्टी उसने डेवलप की या उसे डिस्कवर किया या समझा, फिर प्रॉपर्टी से फिर उसने फैमिली बनाई, फिर सोसाइटी बनी, फिर स्टेट बना, और फिर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती चलेगी लाइफ, उसके अंदर की ये दो चीज़ें ख़त्म हो गई और एक आर्टिफिशियल लाइफ शुरू हो गई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में पढ़नी ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको दो बताई। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पे या वेबसाइट पे जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है, क्लिक करके ज्वाइन करना। कोई भी डाउट हो लिख के मुझे पूछना, ये नंबर्स भी गिवन है, इस पर भी कांटेक्ट कर लेना अगर आपको कोर्सेज़ को ज्वाइन करना है। कोई आपका डाउट होगा कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।